Let's begin with the introduction to vector quantities. Vector quantities के introduction के लिए let's start with physical quantity. आप सभी को पता है कि physical quantity क्या होती है. ऐसी quantity that can be measured are known as physical quantities. तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि physical quantity can be measured, है ना. आप फिजिकल क्वांटिटीज़ को किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं. एंड फिजिकल क्वांटिटी को आपने क्लास 9 से ही डिवाइड कर रखा है दो पार्ट्स में. वन इज द स्केलर क्वांटिटी एंड अनदर इज द वेक्टर क्वांटिटी. और हमें वहाँ बात करनी है वेक्टर क्वांटिटीज़ पर. बट व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज़ एंड व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज़. आपने इस हिसाब से पढ़ा होगा कि स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है. राइट. तो फिर से एक बार, फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको मेजर कर सकते हैं, कैन बी डिवाइडेड इनटू स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़. स्केलर क्वांटिटीज़ का मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है. तो इसका एग्जांपल आप सभी को पता है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है. ना इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लो घर पे आपकी मम्मा ने आपसे कहा कि इस बड़े से बॉक्स को आपने मूव करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, है ना. पहला सवाल आपका होगा कि क्यों, मैं ऐसा क्यों करूँगा. बट ऑफ कोर्स मम्मी है, उनकी बात तो माननी पड़ेगी. तो आपने कहा मम्मी कोई बात नहीं, आई एम स्ट्रॉन्ग, और आपने भी इसको धक्का लगाना शुरू कर दिया. नाउ धक्का लगाने के लिए धक्के का मतलब क्या है, आपने इसको पुश किया. पुश करना मतलब आप इस पर क्या एग्जर्ट कर रहे हो, एक फोर्स एग्जर्ट कर रहे हो जिसका नाम मैंने F दे दिया है. ओके, फोर्स को F से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. अब आपने पॉइंट A से पॉइंट B तक अगर इस बड़े बॉक्स को ले जाना है तो आपको अमाउंट ऑफ फोर्स का ध्यान रखना होगा. ठीक है, छोटी फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, थोड़ा दम लगाना पड़ेगा, थोड़ी पावर लगानी पड़ेगी. आपको लेट्स से 10 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी ये बॉक्स मूव हो पाएगा. ना जब मैं कहता हूँ 10 न्यूटन, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अमाउंट ऑफ फोर्स. किसकी बात कर रहा हूँ, अमाउंट ऑफ फोर्स. कितनी फोर्स, हाउ मच फोर्स, क्वांटिटी ऑफ फोर्स. तो इसी चीज को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड. तो ये जो 10 न्यूटन है, इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. तो मैग्नीट्यूड जो है वो आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अमाउंट बताती है. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. तो आपने क्या कहा, 10 न्यूटन की फोर्स लगा दी. तो क्या ये बॉक्स पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा, मे बी. लेकिन आप एक चीज़ भूल गए, क्या, ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की नहीं, आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी. तो अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है तो आपको इस डायरेक्शन में फोर्स को लगाना पड़ेगा, तभी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये बॉक्स जा सकता है ना. कॉमन सेंस है. तो अगर आपको फोर्स लगानी है तो इसी डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, तभी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये बॉक्स मूव करेगा. आई होप इट इज़ क्लियर कि फोर्स में आपको मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ी एंड डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ी. सो देयरफॉर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि वो सारी क्वांटिटीज़ जिनके पास डायरेक्शन है एंड मैग्नीट्यूड है, आर दे वेक्टर क्वांटिटीज़? वेल, वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए आपको एक और क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं इसी बॉक्स की बात कर लेता हूँ. ठीक है, आपने एक बॉक्स लिया है एंड आप इस पर 2 फोर्सेस लगा रहे हो. कितनी फोर्सेस? 2 फोर्सेस लगा रहे हो.
आप लगा रहे हो फोर्स नंबर 1, आप लगा रहे हो एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एंड आप लगा रहे हो एक दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक फोर्स आपने लगाई लेट्स से F1, एक्सक्यूज मी, एक फोर्स आपने लगाई लेट्स से F1 और वो फोर्स F1 है 4 न्यूटन, एंड दूसरी फोर्स आपने लगाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3 न्यूटन, ठीक है। एक बॉक्स है जिस पे आपने इस तरफ फोर्स लगा रहे हो F1 4 न्यूटन एंड डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हो F2 3 न्यूटन, है ना। तो अब अगर आप F1 प्लस F2 करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन करके आंसर 4 प्लस 3 इज व्हाट 7 न्यूटन नहीं कर सकते हो। दैट इज द रॉन्ग आंसर। क्यों नहीं कर सकते हो? बिकॉज वेक्टर जो है यहां लिख देता हूं, वेक्टर क्वांटिटीज फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर क्वांटिटीज फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नॉर्मल एडिशन, नॉर्मल मैथ्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी फॉलो नहीं करती। अगर नहीं करती है तो भाई आपको वेक्टर का मैथ सिखाना पड़ेगा, है ना, वरना आप फोर्सेस को ऐड कैसे करोगे? ओके, तो वेक्टर की क्वांटिटीज़ को आप कैसे ऐड करते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल के लिए आपको एक बात याद रखनी है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, मैं यहाँ पर एक नोट लिख देता हूँ, हम एक नोट लिखेंगे जो आपको याद रखना है। तो नोट क्या कहता है? ये नोट कहता है कि अ फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कब बनेगी? तो अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, a physical quantity is a vector quantity when it has पहली चीज तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, बहुत सही, बहुत बढ़िया बात है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट डायरेक्शन होनी चाहिए, एंड तीसरा पॉइंट इट मस्ट फॉलो वेक्टर एडिशन या वेक्टर अलजेब्रा, जैसा आप लिखना चाहते हो। वेक्टर अलजेब्रा में हम आपको पढ़ाएंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, उसमें आपको ये चीज़ पता चलेगी। सो इन ऑर्डर टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी, एक क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो करना ज़रूरी है। अनलेस ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, अ क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑलराइट, अब इसके एक एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही मज़ेदार है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो नोट नंबर 2 में बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट की। आप सभी को करंट के बारे में पता है ना, बचपन में झटके लगते रहे होंगे, नहीं लगे? वेल, कोई बात नहीं, हम लगाते हैं झटके आपको। तो करंट के बारे में अगर बात करें, लेट्स से मेरे पास ये 3 वायर्स हैं, ठीक है। दिस इज वायर नंबर 1, दिस इज वायर नंबर 2 एंड दिस इज वायर नंबर 3। वायर नंबर में करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, रिप्रेजेंटेड बाय द एरो। वायर नंबर 2 में इस डायरेक्शन में करंट है, एंड वायर नंबर 3 में इस डायरेक्शन में करंट है। तो अगर हम करंट की बात करें, वायर नंबर 1 में करंट का नाम मैं I1 दे देता हूँ, वायर नंबर 2 में I2 एंड वायर नंबर 3 में I3। अगर आप करंट की बात करो, इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पास मैग्नीट्यूड है। फॉर एग्जांपल I1 में कह देता हूँ I1 इज 2 एम्पेयर, इसके पास मैग्नीट्यूड आ गया, एंड डायरेक्शन भी आ गई। डायरेक्शन जो करंट की है वो ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है। I2 आपने कहा सर I2 इज 3 एम्पेयर, 3 इसका मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन एरो रिप्रेजेंट कर रहा है। देन कैलकुलेट I3। आई होप क्लास
10th में आपने करंट में ये ज़रूर पढ़ा होगा कि I3 किसके बराबर होगी, I1 प्लस I2 के। तो I3 को अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, एंड I3 आपके पास आ जाएगा यहाँ पर I3 जो है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 + 2 = 5 एम्पेयर। अब आप ध्यान से देखो, क्या इसके पास मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल है। क्या इसके पास डायरेक्शन है, यस, ये एरो इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके पास क्या नहीं है, इसके पास वेक्टर अलजेब्रा नहीं है। ये देखो ना, नॉर्मली ऐड हो गया, ये 2 + 3 = 5। तो करंट के पास, तो करंट यहाँ पर वेक्टर लॉज को, करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। एंड क्योंकि करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, दैट इज वाई करंट इज considered a scalar quantity। करंट को हम एक स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। तो आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स में इतना ही कवर करेंगे। टिल देन, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।